बाबा साहब के इस देश के अंदर अब इस बात को समझना होगा कि शिक्षा को हम सर्वोपरि रखें। बाबा साहब ने शिक्षा को ही सर्वोपरि रखा। बाबा साहब हमेशा शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। उनकी इच्छा थी कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, इसीलिए उन्होंने 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का इंतज़ाम किया, कंपलसरी शिक्षा का इंतज़ाम किया। पर हकीकत क्या है? क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली लागू हो पाई? क्या बाबा साहब का फ़ोटो लगा के घूमने वाले कभी उस चीज़ के लिए संघर्ष किए? क्या बाबा साहब के नाम पे पार्टी बनाने वाले, चंदा लेने वाले, भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग कभी उस बात को लेकर के संघर्ष किए? आखिर आरक्षण ने क्या दिया? अगर हम इस बात का एक एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि आरक्षण ने रोज़गार दिया नहीं, आरक्षण ने रोज़गार छीना। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग जिनसे टकराने पे खतरा महसूस करती हैं सरकारें, उन्होंने एक साइमन कमीशन द्वारा एक सिस्टम लाया गया, जनगणना जातियों की व्यवस्था। इस देश के अंदर जनगणना जातियों का जो सिस्टम था वो साइमन कमीशन लेकर के इस राष्ट्र के अंदर आया। और साइमन कमीशन के इस सिस्टम का विरोध करने पर ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और फिर उसका किस तरीके से हिसाब लिया गया वो सारे लोग जानते हैं। पर एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि जिन्होंने इस चीज़ का हिसाब लिया उन्होंने एक थियरी दी थी, गोरे अंग्रेज काले अंग्रेज। आज ये नहीं पल्ले पड़ रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा लाई गई वो जाति व्यवस्था, वो कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है, वो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिसको अपने को राष्ट्रवादी बताने वाले भी लागू किए हुए हैं, अपने को राष्ट्रवादी न बताने वाले भी लागू किए हुए हैं। आखिर इस चीज़ को वो कैसे लागू कर सकते हैं? साइमन कमीशन को लागू करना, साइमन कमीशन की बातों को लागू करना क्या इस राष्ट्र से अपराध नहीं है? इस राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? इस राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, क्या उनका अपमान करना नहीं है? साइमन कमीशन की पॉलिसीज़ को कैसे लागू किया जा सकता है? मेकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी को हम कैसे लागू कर सकते हैं? मेकाले द्वारा बनाए गए एविडेंस एक्ट को हम कैसे लागू कर सकते हैं? मेकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति को हम कैसे लागू कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो ये साफ साफ स्वीकार करता है, बोलता है, अपने सदन में बोलता है, लेटर लिखता है अपने घर पे, सारे साक्ष्य एविडेंस है कि हम इस देश को बर्बाद करने के लिए सब कुछ बना रहे हैं, और हमारी सारी सरकारों ने उस चीज़ को संरक्षित किया। मतलब क्या वो इसको बर्बाद करने पे आमादा है? जब बनाने वाला ही बोलता है कि इसको हमने बर्बाद करने के लिए बनाया है, इस चीज़ से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे, कभी वो उन्नति नहीं कर पाएंगे, कभी उनका विकास नहीं होगा, कभी भी वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, ये बनाने वाले का साफ साफ मानना है। साफ साफ वो कह रहा है कि ये उसके दिमाग की उपज है, ये उसका षड्यंत्र है। वो स्वीकार करता है कि ये उसका षड्यंत्र है, कि उसने ये जो टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ये सब बर्बाद करने के लिए देश को बनाया हुआ है। ये उसका स्वीकार। अगर आपको चाहिए तो आप 1947 का जो 1947 बोल रहा हूँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की बात जब ब्रिटिश सदन के अंदर इस पर चर्चा हुआ, तो चर्चा में उन्होंने यही चर्चा किया कि आखिर ये हुआ कैसे। बेसिकली है कि 1857 की जो क्रांति थी वो पूर्वांचल, अवध और ये जो आगरा है, मालवा है, यहाँ के जो काश्तकार थे उनके द्वारा फंडिंग पे चलाया गया ये एक मूवमेंट था। उन्होंने ही फंडिंग दिया था और उनका ही विद्रोह था। बाकी के इधर उधर के इतिहासकारों का कंडीशन सभी को पता है, वो कुछ लिखें, पर हकीकत ये है कि ये उन्हीं का है। ब्रिटिश सदन में भी इसी बात पे चर्चा होती है, वो लोग भी यही चर्चा करते हैं कि इन लोगों के पास इतना पैसा है कहाँ से। अब भारत की जो पुरानी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो संपत्ति थी वो पब्लिक के पास रहे, इस तरह टैक्सेशन सिस्टम को बनाया गया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का टैक्सेशन सिस्टम था। उसके बाद के लोगों ने भी इस चीज़ को कायम रखा, चाणक्य ने भी इस बात को कायम रखा। जो चाणक्य के टाइम पर भी राजा ये चाहता था कि हम इस सिस्टम को चेंज कर दें, और चेंज करके हम थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स ले करके पब्लिक से और कुछ दूसरा काम करें। ये बात आई तो जब चाणक्य ने सदन में पूछा कि आखिर आपको क्या दिक्कत है, आप टैक्स क्यों बढ़ाना चाहते हैं, तो राजा ने बोला कि भाई नहीं, हमको टैक्स बढ़ाना है क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो चाणक्य ने साफ साफ मना किया कि आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत नहीं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए मंदिर हैं, धार्मिक संस्थान है, समाज है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका काम समाज के बारे में सोचना और समाज का विकास करना है। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करिए, आपका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, आपको समाज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समाज की चिंता करने के लिए समाज में लोग हैं, वो उसकी चिंता कर लेंगे। तो आपको टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हाल में 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इस कारण से लोगों के पास टैक्स था, पर अंग्रेजी सरकार ने इस बात को समझा और उसने लोगों को बर्बाद करने के लिए 22 तरीके के करीब टैक्स लगाए, लगभग कुछ ऐसा ही रेशियो। तो कुछ
इन टैक्सों का उद्देश्य क्या था? आकट्राई लगाया, चुंगी लगाया, मंडी लगाया, इधर उधर जितने भी टैक्स लगाए उसने, सेल टैक्स लगाए, इनकम टैक्स लगाए, तो उसका बेसिक काम ही यही था कि इस देश की जनता से धीरे धीरे पैसा खींच के उसको बर्बाद कर देना। इन टैक्सों को इसीलिए लगाया गया। वो जो एक्ट बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए कि इनके माध्यम से इनको तंग किया जाए, इनके बिजनेस को चौपट कर दिया जाए, इनके कारोबार को चौपट कर दिया जाए, इनकी स्थिति को चौपट कर दिया जाए, इनकी मनोदशा को चौपट कर दिया जाए और हर तरीके से इनको भिखारी बना दिया जाए, हर तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। तो आखिर जो चीज़ इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी वो चीज़ें इस देश के अंदर कैसे चल रही, और वो चल रही हैं, यही कारण है कि देश बर्बाद हो रहा है। आखिर ये देश क्यों बर्बाद हो रहा है? आखिर मेकाले की भी अगर आप थियरी को पढ़ते हैं, उसने 20 साल तक यहाँ पर टहला घूमा और जिस तरीके से उसने दिया, वो क्या बोलता है कि मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर तरफ घना घूमा, पर मुझे कहीं पर भी चोर डाकू और बदमाश हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिले। मैं हर घर में गया, एक एक घर में गया, वो घर घर जा कर के खाना खाया, पानी पिया। वो बोला कि हिंदुस्तान के घरों के अंदर नॉर्मली लोग ऐसे पैसा रखते हैं जैसे अनाज रखा जाता है, सोने के सिक्कों को अनाज की तरह ढेर लगा करके रखते हैं। इस चीज़ को देख करके उसने अपने अंदर परिवर्तन लाया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में उसने लिखा, यहाँ का जो वाणिज्य सिस्टम था उसके बारे में उसने लिखा, यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके बारे में उसने लिखा, यहाँ का जो विज्ञान था उसके बारे में लिखा, जो साहित्य था उसके बारे में लिखा। सब कुछ ऑलरेडी एज एविडेंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे थे वो नहीं है पता हमको, हम कैसे, बीच में कुछ हुए खरदूसरा टाइप के लोग हुए जिन्होंने उस चीज़ को विकृत करने का काम किया और कुछ ताकत। देखिए, जब धन इकट्ठा होगा एक जगह, मर्यादा पुरुषोत्तम ने यही बात समझाया अपने भाइयों को, और भी उपदेशों में जो मिलता है, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि उनका ऐसा मानना था। राज्य पद्धति हमारे यहाँ आपको मालूम है कि दंत कथाएँ चलती हैं और उसी के माध्यम से परंपराओं को जिंदा रखने की एक प्रथा रही। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मानना ये था कि अगर राज्य के अंदर, राजकोष के अंदर धन इकट्ठा होगा तो जो राज परिषद होगी वो षड्यंत्र का अखाड़ा बन जाएगी। क्योंकि अगर संपत्ति इकट्ठा होगी तो संपत्ति के लिए लोग आपस में विवाद करेंगे, संपत्ति को हड़पने के लिए लोग आपस में विवाद करेंगे, संपत्ति में लूट करने के लिए लोग आपस में विवाद करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संपत्ति राज्य में राजा के पास सिर्फ उतना ही हो जितने की ज़रूरत है, जितना उसको बैकअप के लिए चाहिए, नहीं तो राजा भी मदांत हो सकता है। तो इसलिए जो संपत्ति है वो लोगों के पास होनी चाहिए। अगर कभी समाज पे आपदा आई, कुछ आई, तो लोगों को ही इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में ढाल के रखा जाए कि लोग स्वयं ही समाज के लिए आगे बढ़ें और करें। और हिंदुस्तान का समाज इसी तरीके का है। आप देख सकते हैं गुजरात में आपदा आई थी, मोदी जी जब वहाँ के सीएम थे, पब्लिक ने इतना पैसा दिया वो मना करने लगे कि मत दो मत दो। अभी कोरोना आया, पब्लिक ने इतना पैसा दिया कि अथाह पैसा हो गया। तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये राष्ट्र वैसा ही है, इस राष्ट्र के लोग वैसे ही हैं। जब युद्ध चला था तब भी लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस चीज़ की डिमांड की थी, तब भी लोगों ने दिल खोल करके मदद की। अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जंग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब उन्होंने डिमांड की, तब भी इसी तरीके की कंडीशन थी। आज़ादी की लड़ाई के लिए बेनी माधो सिंह परिहार, राठौर साहब और ये अपने क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, ख़ास तौर से ये जो पूरा इलाहाबाद का एक, प्रयागराज का एक ग्रुप था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, बेनी माधो सिंह थे, राठौर साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो ये पूरा जो एक ग्रुप था, इसने भी मार्केट से ही चंदा लिया था, लोगों ने ही पैसा दिया था देश की आज़ादी के लिए। किसानों ने दिया पैसा, जमींदारों ने दिया पैसा, और जो उद्योगपति थे, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, उन्होंने दिया पैसा। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो संपत्ति है लोगों के पास रहे। पर अंग्रेज़ों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो लोगों के पास अगर संपत्ति रहेगी तो विद्रोह का खतरा रहेगा, और लोगों के पास संपत्ति होगी, लोग ताकतवर होंगे तो वो हमारे दमन को नहीं स्वीकारेंगे, वो कभी भी दमन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए लोगों के ऊपर इस तरीके से टैक्सेशन को लागू करो कि धीरे धीरे करके उनकी सारी संपत्ति को चूस लो। अगर चूस लोगे तो उनके पास संपत्ति नहीं होगी, वो परेशान रहेंगे, तो वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, किसी भी बुराई के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो जो चीज़ इस बात को प्रमाणित करती है, जो चीज़ प्रमाणित है, जो चीज़ एविडेंस में अवेलेबल है, आखिर उस चीज़ को जानते हुए भी उस बुराई को अपने देश पे क्यों लागू किया जा रहा है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए सारे के सारे कानून ख़त्म होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी टैक्स हो, वो ख़त्म होना चाहिए। देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एकदम समाप्त होना चाहिए। एक देश हो, एक बोर्ड हो, ताकि एक मानसिकता के लोग उत्पन्न हो, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो, नागरिक सभी राष्ट्र के अंदर समान हो। ये नहीं कि एक
आदमी को नौकरी मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, दूसरा ज़्यादा पढ़ा है इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी। ये भी एक अपने देश का अपमान करने जैसा है कि एक आदमी ज़्यादा शिक्षित है इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल रही है, एक आदमी कम नंबर पा रहा है फिर भी उसको नौकरी मिल रही है। हर नेता जातिवाद का विरोध कर रहा है और हर नेता जाति का है। कोई बोल रहा है मैं अगड़े का हूँ, कोई बोल रहा है पिछड़े का हूँ, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कौन कहाँ का है किसको पता। तो हमारा ये अनुरोध है कि जब यूसीसी आ रही है तो हमारे जनप्रतिनिधि इस बात पे ध्यान दें और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए संपूर्ण कानूनों को जो अभी चल रहे हों उनको सिरे से नकार दें, उनको खारिज करें ताकि इस देश को आगे की तरफ, उन्नति की तरफ लेके जाया जा सके।